नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। नाइजीरिया और बोको हराम का नाम आपने सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे क्रूर और बहुत ही खतरनाक जिहादी संगठन बोको हराम की। उससे पहले हम एक नज़र नाइजीरिया देश पर डालते हैं। नाइजीरिया या नाइजीरिया संघीय गणराज्य पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में निजेर, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस देश की आबादी सबसे अधिक है। 1886 में यहाँ रॉयल नाइजर कंपनी की स्थापना हुई। सन 1900 में इस क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया और 1914 में यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। 1963 ईस्वी में नाइजीरिया ने खुद को एक संघीय गणराज्य घोषित किया और अपना एक नया संविधान भी तैयार किया। नाइजीरिया में आम कानून, इस्लामी कानून और पारंपरिक कानूनों के आधार पर कानूनी व्यवस्था कायम की गई है। नाइजीरिया में 51.5% मुस्लिम, 46.9% क्रिश्चियन और 1.6% पारंपरिक आस्था के लोग रहने वाले हैं। इस देश की सीमाएं समुद्र को छूती हैं, जहां समुद्री मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। 1903 में उत्तरी नाइजीरिया, निजेर और दक्षिणी कैमरून के इलाके जब से ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में लिए, तब से इस क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता का विरोध होता रहा है। अब बात करते हैं हम जिहादी संगठन बोको हराम की। इस खूंखार आतंकी संगठन ने विश्व समुदाय को फिर एक बार अपनी ओर देखने को मजबूर किया है। कारण नरसंहार और क्रूरता के लिए मशहूर यह संगठन एक बार फिर नाइजीरिया में खूनी खेल खेल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो पिछले 28 नवंबर को इस खतरनाक संगठन के क्रूर लड़ाकों ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर कम से कम 110 लोगों का गला काट निर्मम हत्या कर दी। जिन लोगों की हत्या की गई वो धान के खेतों में काम करने वाले किसान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में बोर्नो स्टेट में स्थानीय चुनाव कराए गए थे। यहां बार बार बोको हराम के हमलों की वजह से चुनावों को टाला जाता रहा था। चुनाव होने के कारण ही इस संगठन ने बेकसूर लोगों को टारगेट किया। बोर्नो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नाइजीरिया देश का एक राज्य है। इस राज्य की उत्तरी सीमा पर नाइजर या निजेर व दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कैमरून देश है और इसके एक छोर पर चाड नामक देश स्थित है। बोको हराम के जिहादी आतंक से केवल नाइजीरिया ही नहीं बल्कि ये तीनों देश भी आज आतंकित हो चुके हैं, क्योंकि बोको हराम का प्रभाव इन देशों पर भी पड़ रहा है। समय था साल 2002, जब मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ ने बोको हराम नाम से एक चरमपंथी संगठन बनाया। बोको हराम का पूरा नाम जमात एहल अस सुन्ना लिद्दावा वल जिहाद है। इस नाम का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और जिहाद को बढ़ाने में जुटे हुए लोग। और इस संगठन का हेडक्वार्टर नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में स्थित है। यह संगठन कट्टरपंथी इस्लाम में यकीन करता है। इसके अनुसार मुस्लिमों को पश्चिमी तौर तरीकों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो या फिर आर्थिक ही क्यों ना। यह संगठन इलेक्शन में भी विश्वास नहीं करता। पश्चिमी कपड़े पहनना और लड़कियों का घर से बाहर निकलना इस संगठन को कतई कबूल नहीं।
बोको हराम का उद्देश्य नाइजीरिया में चुनी हुई सरकार को हटाकर एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाना है, जिसके लिए यह दुर्दांत संगठन किसी की भी हत्या करने को तत्पर रहता है। लेकिन शुरू में यह संगठन इतना क्रूर और दुर्दांत नहीं था। इसके पास एक मस्जिद और इस्लामी शिक्षा देने वाला स्कूल हुआ करता था, जो गरीबी झेल रहे सैकड़ों नाइजीरियाई बच्चों को यहाँ इस्लामी तालीम देने का काम करता था। कुछ वर्षों में आसपास के हजारों बच्चे इनके यहाँ इस्लामी तालीम के लिए आने लगे। धीरे धीरे बोको हराम की राजनैतिक विचारधारा दिखने लगी। इनके स्कूल अब पढ़ाई की जगह कट्टर इस्लामी जिहादियों का अड्डा बनने लगा। ये अपने स्कूलों में आने वाले बच्चों को कट्टर तालीम के साथ ही साथ अब जिहाद और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देने लगे। अब बोको हराम की सोच नाइजीरिया को कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाना हो गया था, जबकि यहाँ 46% से ज्यादा क्रिश्चियन भी रहते हैं, जिसके लिए 2009 में यह संगठन अपने लड़ाकों के साथ नाइजीरिया की पुलिस बल पर हमला करता है। लेकिन यहाँ बोको हराम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने इस संगठन के नेता मोहम्मद यूसुफ को मार गिराया। साथ ही इस संगठन के बहुत से लड़ाकों को जेल में डाल दिया। नाइजीरिया की जनता को बोको हराम के भय से मुक्त करने के लिए इनके लीडर मोहम्मद यूसुफ की लाश को टीवी पर भी दिखाया गया। नाइजीरिया सरकार ने इनके नेता के मारे जाने के बाद चैन की सांस ली और कुछ दिनों बाद मान लिया गया कि यह संगठन खत्म हो गया। लेकिन एक साल बाद ही अबू बकर सिकाऊ ने बोको हराम को दोबारा खड़ा किया। अबू बकर सिकाऊ के नेतृत्व में यह संगठन अपना क्रूर रूप दिखाते हुए लगातार हमले और नरसंहार करने लगा। अबू बकर नाइजीरियन सरकार से बदला लेने के लिए लगातार उन पर हमले करता रहा और सरकारी मुलाजिमों को बर्बर तरीके से मारता रहा। बोको हराम ने नाइजीरिया के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार भी कर लिया, जहां सरकार कोई भी दखल नहीं दे सकती थी। 2014 के अप्रैल महीने में नाइजीरिया के चिबोक कस्बे में स्थित बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल से बोको हराम के सैकड़ों जिहादियों ने, जो कि ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर सवार थे, 276 लड़कियों का अपहरण कर लिया। इस बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन लड़कियां थीं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उस समय क्रूरता, अपहरण और आतंकी हमलों को देखते हुए इस कुख्यात संगठन बोको हराम के खिलाफ नाइजीरिया के साथ ही कई देशों में काफी आवाजें उठीं। यह संगठन नाइजीरिया में लगातार पश्चिमी स्कूलों, उनके बाजारों और उनके इलाकों पर हमला करता रहा। 2009 से लेकर 2014 तक बोको हराम ने अपनी ताकत को काफी बढ़ाया। 2010 में बोको हराम ने मैदुगुरी के जेल पर हमला कर अपने सैकड़ों समर्थकों को छुड़ा लिया। इसके बाद इस संगठन ने सिलसिलेवार कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। 25 दिसंबर 2011 को बोको हराम के लड़ाकों ने उत्तरी नाइजीरिया में क्रिसमस के दिन मादला, जोस, गदगा और दमातुरू में स्थित चर्चों पर हमला कर कम से कम 39 लोगों को मार डाला। 2012 में ईसाई और मुस्लिमों में धार्मिक संघर्ष के फलस्वरूप बोको हराम ने फिर चर्चों पर बम से हमले किए। 2014 आते आते इस संगठन ने अपने हमलों और आतंकी गतिविधियों में दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि कर ली। इस संगठन के बढ़ते हुए ताकत का अंदाजा
इसी से लगाया जा सकता है कि 2013 में नाइजीरिया दुनिया में आतंकी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से 5वें स्थान पर था और 2014 में ठीक एक वर्ष बाद यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया। बमों और मशीन गनों के इस्तेमाल से लोगों की नृशंस हत्या व सामूहिक नरसंहार बोको हराम की पहचान बन गई। जो भी बोको हराम की बातें न मानता उसे बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती। सर में गोली मार देना, शरेआम अपने विरोधियों का गला काट देना व जिंदा जला देना इस संगठन के लिए आम बात रही है। अबू बकर ने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी मरवाया जो इनके सोच को नकारते थे। धीरे धीरे यह संगठन चाड व कैमरून जैसे पड़ोसी देशों को भी अपने निशाने पर लेने लगा। कहा जाता है कि नाइजीरियन सरकार की आर्मी और पुलिस के पास उतने बेहतरीन हथियार न थे जितने कि बोको संगठन के पास रहे। इसी कारण नाइजीरिया की सरकार कभी भी बोको हराम को हरा नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि बोको हराम जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को चलाने के लिए इस संगठन के पास इतना फंड कहां से आता है। इस संगठन को कथित तौर पर बहुत से इस्लामिक आतंकी संगठनों से मदद मिलती रही। इस्लामिक स्टेट अर्थात अल कायदा और ISISI से भी इनको मदद मिलने की बातें सामने आती रही हैं। बोको हराम मिडिल ईस्ट से भगाए गए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को अफ्रीका में बसने और फैलने में मदद भी करता रहा है, जिसके लिए इस्लामिक स्टेट बोको हराम के लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियारों की मदद करते हैं। आज के समय में नाइजीरिया के 6 प्रांत पूरी तरह इनके कंट्रोल में है, जहां नाइजीरिया की सरकार कोई दखल नहीं देती। यह संगठन ड्रग्स और तेल का भी गोरख धंधा करता है, जिसके कारण इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। अबू बकर सिकाऊ का यह संगठन इतना क्रूर और खतरनाक है कि स्थानीय लोग डरने की वजह से कोई विरोध नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने की वजह से भी नाइजीरिया सरकार इन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर पाती। पिछले 10 सालों में बोको हराम व नाइजीरिया सरकार के बीच लड़ाई में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अब तक लगभग 26 लाख लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यह आतंकी संगठन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बोको हराम का लीडर अबू बकर शिकाऊ दुनिया में सबसे खूंखार आतंकवादी माना जाता है, जिसके लिए अमेरिका ने इसके ऊपर 420 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। इसके बावजूद भी आज तक यह इंटरनेशनल अपराधी पकड़ से बाहर है। 2009 में अगर नाइजीरिया की सरकार ने उसके पहले धार्मिक गुरु मोहम्मद के साथ ही उनके लड़ाकों को खत्म कर देता तो आज यह नौबत न आती। इसलिए बहुत जरूरी है कि दुनिया के तमाम देशों को इस संगठन पर अभी से लगाम लगा देना चाहिए। नाइजीरिया से बाहर के देशों को यह महसूस होना चाहिए कि अल कायदा और ISI भी पहले अपने एक सीमित क्षेत्र में हुआ करते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने आतंक का नमूना दिखाया। इसलिए आज जरूरी है कि नाइजीरिया में बोको हराम को खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में यह अल कायदा और ISI जैसा खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संगठन न बनने पाए। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।